हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हम नॉर्सेट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल के अकॉर्डिंग देखा है कि थंबनेल के अंदर क्या-क्या चीजें हमें बताई गई हैं। ठीक है बच्चों? और उसी चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। ठीक है? आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। कोई 10 मिनट की वीडियो होगी, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, लेकिन आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी और आपको बहुत ही तगड़ा मोटिवेशन इससे वीडियो से मिलने वाला है। ठीक है बच्चों? देखो, आप सभी को पता है कि नॉर्सेट जो है हमारा वो कुछ 9-10 दिन बचे हुए हैं प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए और नॉर्सेट जो है वो आ चुका है। और हमारी जो 45 डेज की क्लासेस चल रही थी वो हमारी बीच में स्टॉप हो गई थी बच्चों। कुछ तबीयत बिगड़ जाने के कारण कुछ स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। ये समझ सकते हैं कि जो क्लासेस हैं बीच में ही स्टॉप हो गई थी, उसके बाद क्लासेस नहीं हो पाई हैं। आई होप मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स और लेकिन आज से मैं काफ़ी बेटर हुआ हूँ। तो आज आपकी पहली वीडियो मैं आपसे शूट कर रहा हूँ काफ़ी दिनों के बाद। ठीक है? और जो रेगुलर क्लासेस होंगी, आज से रेगुलर क्लासेस होंगी हमारे नॉर्थ सेट तक, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि मटेरियल होने वाला है। अब की बार जो मैं आपको मटेरियल देने वाला हूँ, देखो जो हमने 45 डेज़ की क्लासेस के अंदर तय किया था कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन्स को आपको डील करवाया जाएगा। उसी हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए लेके आए थे। ठीक है? शायद 16 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, जिस भी बच्चे ने नहीं ली है, प्लीज़ जाके देखें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो बाकी के बचे हुए दिन हैं हमारे, अभी हम देखते हैं कि कितनी क्लासेस उसमें हो पाएगी, उसी हिसाब से आपको मटेरियल दिया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा, वो आप आगे की क्लासेस में आपको दिया जाएगा। तो किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है, किसी भी क्लास को हल्के में नहीं लेना है और उसको बराबर से उसका टाइम देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कारगर साबित होने वाली हैं और सीधे क्वेश्चंस भी आपको देखने को वहां से मिल सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की लोड लेने की जरूरत नहीं है। जितना भी कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे जो आपको पढ़ाऊंगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बच्चों? तो फिलहाल हम इस वीडियो के अंदर बातें करते हैं कि नॉर्सेट के ऊपर जो एक मिथ उड़ रहा है कि नॉर्सेट हुआ बंद, कि नॉर्सेट क्या नॉर्सेट बंद हो जाएगा? क्या नॉर्सेट बंद हो जाएगा या नॉर्सेट में अब वैकेंसीज नहीं आएंगी या वैकेंसीज आएंगी लेकिन कॉन्टेक्ट कर लेंगे एम्स वाले? बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में फैल रही हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में फैल रही हैं। काफ़ी बच्चों के काफ़ी दिन से लगातार कॉल, मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि सर इस पे भी एक लेक्चर हमें बना दीजिए। इस पे आपका क्या कहना है? क्या ऐसा हो जाएगा? क्या ऐसा नहीं होगा? ठीक है? तो देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बात करूँगा कि देखो इससे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए फिलहाल की जो वैकेंसीज़ हम दे रहे हैं। और अगर मैं आपको एक ही लाइन में बात करूँ तो अभी तक ऐसा कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आया है कि नॉर्सेट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होने वाला है। अभी तक भी एम्स ने ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला है बच्चों कि एम्स में अब जो भर्तियां होंगी नर्सिंग ऑफिसर्स की वो कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे होंगी, संविदा पे होंगी। अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस उनका नहीं आया है और जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक ये सारी मिथ्य हैं, अफवाहें हैं और इन अफवाहों पे आप प्लीज ध्यान ना दें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि नॉर्सेट जो है हमारा जीवन का एक पहलू था और जो कि अब कॉन्टेक्ट पे हो जाएगा, हमारा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, हमने तो नर्सिंग करके ही गलती कर ली है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अपनी मेहनत पे विश्वास रखें और जल्दी से जल्दी नौकरी पाने की कोशिश करें। क्योंकि आगे जितना आप बढ़ोगे उतना ही कॉम्पिटिशन बढ़ेगा मार्केट के अंदर, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और उतनी ही कठिनाइयाँ आपको देखने को मिलेगी क्योंकि सरकार बदलती है तो चीजें नियम कानून भी बदल जाते हैं। पता है आपको? इसीलिए जितनी जल्दी जो बच्चा नौकरी लगता है उसके लिए बहुत सेफ साइड होता है। आगे बात में देखो, अब मैं हमारे टाइम की बात करता हूँ। पहले जब नॉर्सेट होता था, पहले कोई नॉर्सेट नहीं होता था। सबसे पहले आपको पता है कि अलग-अलग एग्ज़ाम से अलग-अलग सेपरेट एग्ज़ाम लगती थी एम्स की। दिल्ली एम्स अलग लेता था, दिल्ली एम्स अलग लेता था, रायपुर अलग लेता था, जोधपुर अलग लेता था। मतलब जितने भी सारे एम्स थे, वो अपने-अपने बेसिस पे अलग-अलग एग्ज़ाम करवाते थे। करवा देते या नहीं? कि सर बिल्कुल करवा देते। उनका पेपर का क्राइटेरिया क्या होता था कि भाई 100 क्वेश्चन्स आएँगे और आपको एक ही पेपर देना है। 100 क्वेश्चन्स आएँगे और आपको एक ही पेपर देना है। ऐसा होता था या नहीं होता था? कि सर बिल्कुल होता था।
चलिए, अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने कंबाइंड एग्जाम करवाई। सारे एम्स की एक ही बार हुई है कंबाइंड एग्जाम। जो कंबाइंड एग्जाम हुई है 2019 से 20 के अंदर हुई है, जब मैं एलिजिबल नहीं था उसके लिए। ठीक है, तो कंबाइंड एग्जाम करवाई, फिर उसके बाद इनके आइडिया आया दिमाग के अंदर कि क्यों ना नॉर्सेट करवाया जाए। तो इन्होंने नॉर्सेट करवाया। जब पहला नॉर्सेट था तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे नहीं पता था, कोविड था। और उतने एलिजिबल हम नहीं थे, क्योंकि उस साल पास आउट हुए थे हम, जस्ट कोविड में हमने मजे मारे थे। ठीक है, जब फर्स्ट नॉर्सेट हुआ, जब सेकंड नॉर्सेट हुआ तो थोड़ा सा टफ मामला हो गया। पहले नॉर्सेट में आपको पता है कि 200 क्वेश्चंस का मटेरियल दिया था उन्होंने, और लगभग 3 घंटे का मटेरियल होता था, वो 3 घंटे में आपको पेपर करना होता है। जब नॉर्सेट 2 लगा, तो नॉर्सेट 2 के अंदर कुछ चीजें इन्होंने बढ़ाई, कुछ चीजें इन्होंने बढ़ा दी, मतलब उसका पेपर का लेवल जो है वो लगातार बढ़ाते रहे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हल्का था। सबसे पहली बात करूं तो सबसे पहले बहुत हल्का था। ठीक है, जो बच्चे लग गए उनकी मौज हो गई। फिर कंबाइंड एमसी एग्जाम लगने लगी, तो फिर उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा लेवल और उन्होंने बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद नॉर्सेट में उन्होंने और लेवल बढ़ा दिया, नॉर्सेट 2 में अंदर और लेवल बढ़ाया, नॉर्सेट 3 लगा, नॉर्सेट 4 लगा, 5 लगा, 6 लगा। तो इन सब के अंदर उसका लेवल हमेशा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मिला है, नहीं मिला है कि सब बिल्कुल मिला है। अब ये क्या करेंगे? अब ये क्या करेंगे, नॉर्सेट 7 होने जा रहा है, आप सभी को पता है, नॉर्सेट 7 होने जा रहा है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये जिनके इनके अंदर जो माइंड की जो कैपेसिटी है वो सोचने की ज्यादा है। देखो, एम्स एक अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसने 80-20 का रेशियो भी बनाया रखा है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट पे भी वैकेंसीज ला सकता है, उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो खुद का हॉस्पिटल है, खुद की एक बॉडी है, खुद का एक स्ट्रक्चर है, वो किसी कोर्ट की नहीं मानता है। ठीक है, वो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन से अलग चलता है थोड़ा। तो बिल्कुल भी इसके अंदर आपको सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, कि अगर बंद कर देंगे तो बंद ही कर देंगे। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो प्लीज इस बात को अपने जहन के अंदर ना फैलने दें। इस मिथ को, इस अफवाह को अपने दिमाग के अंदर ना आने दें। अगर आपके दिमाग के अंदर ये बात आ जाती है, तो हमेशा आप डिमोटिवेट रहोगे, आप संघर्ष नहीं कर पाओगे, अपनी सफलता को नहीं छू पाओगे। तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आपको लगातार पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है। ठीक है? हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि एम्स के अंदर और भी कई वैकेंसीज हैं। एम्स के अंदर और भी कोई वैकेंसीज हैं, जैसे कि मैं बात करूँ कि ओटी टेक्नीशियंस होते हैं, ओटी टेक्नीशियंस होते हैं, ठीक है? हमारे एचएएसए होते हैं, जो हॉस्पिटल अटेंडेंट होते हैं, ठीक है? स्वीपर्स होते हैं, स्वीपर अटेंडेंट होते हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट होते हैं, ओटी टेक्नीशियंस होते हैं, ठीक है? तो और नर्सिंग वाले भी कैडर होते हैं, नर्सिंग वाले भी होते हैं। तो ये सारा स्टाफ मिलके एक क्या बनाता है, एक मेडिकल यूनिट बनाता है। अब इसमें से सारे बच्चे ही, या फिर हम कह सकते हैं सारे जो कैंडिडेट हैं वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ ओटी टेक्नीशियंस ऐसे हैं जो क्या काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, काफी सालों से काम कर रहे हैं। तो ये बात नई नहीं है, ये बात नई नहीं है कि नई आपके लिए बात हो। ये बात बिल्कुल भी नई नहीं है, ये पुरानी ही बातें हैं, क्योंकि ये ऐसे जो ऐसे होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे भी हैं। ये बच्चों कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी है और परमानेंट भी है। जो पुराने हैं उनको परमानेंट कर दिया गया है, और जो नए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं। तो ये बात, इन बातों को आपको मिथ्य है, इन बातों की अफवाहें हैं। ये चीजें तो पहले से चली आ रही हैं, ये चीजें पहले से ही चली आ रही हैं। कुछ बच्चे नॉर्सेट के, ये नर्सिंग वाले भी ऐसे हैं जो परमानेंट नहीं है, और बहुत सारा स्टाफ ऐसा है कि जो परमानेंट है। ठीक है, जो एग्जाम लग के पास हुए हैं। ठीक है, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम पास नहीं करी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट पे अब वो यहाँ पे काफी सालों से काम कर रहे हैं। तो ऐसी भी बातें यहाँ पे होती है। तो अभी आपको देखो, मैं आपसे मेरे बिहाफ पे कहूंगा तो बिल्कुल भी ये बात गलत है कि नॉर्सेट को बंद हो जाना चाहिए, या फिर नॉर्सेट जो है हमारा वो बंद हो जाएगा फ्यूचर के अंदर। अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, और जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों, तब तक किसी की बात पे भी आपको भरोसा नहीं करना है। आगे पहली बात समझ में। दूसरी बात, कि हमारे जीवन के अंदर सिर्फ ये नॉर्सेट ही नहीं है, सिर्फ ये नॉर्सेट ही नहीं है कि नॉर्सेट होगा तो ही हम सिलेक्शन होंगे और तो ही हम गवर्नमेंट जॉब लग पाएंगे। देखो बच्चों,
मैं आपसे कहूंगा कि डीएसएसबी की एग्जाम होती है, डी ट्रिपल एसबी की एग्जाम होती है, ये प्योर गवर्नमेंट होती है। आपके सफदरजंग की एग्जाम होती है, ये भी प्योर गवर्नमेंट होती है। सफदरजंग है, लेडी हार्डिंग है, कल्याणवती है और आरएमएल वगैरह है। इनकी सबकी एग्जाम जो है वो नॉर्सेट फिर नहीं कराएगा। अगर नॉर्सेट अगर कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे हो जाएगा तो इनकी सारी वैकेंसीज अलग आने लगेंगी नहीं लगेंगी कि सर ईएसआईसी बचा है और काफी हमारे स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम है जो कि बहुत बार निकलती रहती है। यूपीपीएससी है। तो बहुत सारी जो एग्जाम्स हैं, जो हमारी आर्मी वाली एग्जाम्स हैं, ये सारी चीजें आपके लिए हमेशा परमानेंट रहेंगी, इनमें फेरबदल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका कारण क्या है? क्योंकि ये प्योर गवर्नमेंट है। इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही हाथ है। इनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कौन हैंडल करता है इनको? इनको गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो ये कभी परमानेंट, ये कभी कॉन्टेक्चुअल बेसिस नहीं हो सकती। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो तो अपने तन मन धन से करें, अच्छे से करें और अपनी मेहनत पे विश्वास रखें और जल्दी से जल्दी नौकरी पाएं। क्योंकि जितना मेहनत करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि हर चीज आपको पता है कि, चलो एक एग्जांपल देता हूं आपको। आलू की सब्जी आप बनाते हो, ठीक है? आलू की सब्जी आप बनाते हो, जब आलू की सब्जी को एक पर्टिकुलर टाइम होता है आलू की सब्जी बनने में, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। आलू को सीजने में, आलू को बॉईल करने में एक पर्टिकुलर टाइम लगता है, 10 मिनट, 15 मिनट का, ठीक है? अब उसको उतना टाइम आप नहीं दोगे तो वो आलू बॉईल नहीं होगा ना। तो इसी तरह उस आलू की तरह ही क्या है, एक तैयारी है। उस आलू की तरह ही एक तैयारी है। अगर आप उसको पर्टिकुलर 6 महीने का टाइम, 8 महीने का टाइम, साल भर का टाइम, 3 महीने का टाइम, 12 घंटे पढ़ने का टाइम, 24 घंटे पढ़ने का टाइम अगर नहीं दोगे, तो वो आपकी सब्जी जो है, वो आलू जो है, आपकी तैयारी जो है, वो अधूरी रह जाएगी, कच्ची रह जाएगी। आगे बात समझ में? तो अपनी जो तैयारी है और उसको पूरा करना है तो आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल भी पूरा टाइम देना पड़ेगा किसी भी चीज को कॉम्प्रोमाइज करने। आपको हर चीज को कॉम्प्रोमाइज करना है अपनी तैयारी के लिए। काफी बच्चे हैं जो बार बार घर भाग जाते हैं हर 10 दिन में, 5 दिन में। उनको बिल्कुल भी क्या करना है, अपने आप को स्टेबल बनाना है बच्चों। अगर आप अपने आप को स्टेबल नहीं बनाओगे तो 100% आपको बहुत पीछे देखना पड़ेगा। और आने वाले टाइम के अंदर सारी चीजें कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे भी हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नौकरी लग लो। और इस बात का ध्यान रखना, जितनी जल्दी आप नौकरी लगोगे उतना जल्दी आप इस ब्रह्मांड को घूम पाओगे, अच्छी जिंदगी जी पाओगे। समझ रहे हो कि आप, अगर कोई बंदा 24 साल की उम्र में नौकरी लग जाता है, 23 साल की उम्र में नौकरी लग जाता है, तो उसके पास कितना टाइम होता है नौकरी के लिए, अपने जीवन जीने के लिए। एक बंदा है जो 30 साल की नौकरी पे लग रहा है, उसकी शादी नहीं हुई है, 30 साल की नौकरी लगते ही उसकी शादी हो जाती है, तो वो तो बंद गया ना एक तरह का। कहीं शादी हो गई, बीवी बच्चे हो गए, घूमना फिरना, फिर उनकी शादी करना पड़ेगा, ठीक है? एक तरीका ये होता है कि भैया 23 साल की उम्र में नौकरी लग गया। 23 साल की उम्र में, देखो 23 साल की उम्र में कोई शादी नहीं करता है, राजस्थान वालों की बात अलग होती है। बाकी हम अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस साल के अंदर हमें शादी करनी है, हमें बच्चे करने हैं, बहुत सारी चीजें हैं वगैरह वगैरह। अगर आप 23 से 24 साल की उम्र में नौकरी लगते हो ना, तो आपके लिए गोल्डन चांस है। क्या है बच्चों? गोल्डन चांस। इसके अंदर क्या होगा, आपको इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? आप अपनी मन पसंदीदा कार ले सकते हो, ठीक है? कार लेके घूमो फिरो, ऐश करो, अपने जीवन को थोड़ा सिक्योर बना सकते हो, अपने जीवन में मजे कर सकते हो और अपनी लाइफ को, लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा आप कर सकते हो। तो मैं हमेशा कहूंगा किसी भी मिथ पे ध्यान ना दें, ये सारी अफवाहें हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक आपको नॉर्सेट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अपने एग्जाम्स के ऊपर फोकस करें और जल्दी से जल्दी नौकरी लगने की बात करें। आगे बात समझ में? तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। इसी तरह आप अपने जीवन में बढ़ते रहें, सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और मैं आपके लिए हमेशा कामना करता हूं और आप हमेशा कामना करता रहूंगा कि आप हमेशा अपने जीवन में तरक्की पाएं और मुझसे भी ऊपर जाके दिखाएं, मुझसे भी ऊपर जाके दिखाएं और अपनी तरक्की मिले आप। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।